आप सभी का स्वागत है तभी मीडिया के इस नए कार्यक्रम में। और आज मेरा सौभाग्य है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और विधान परिषद में बहुत प्रमुख विधायक रह चुके श्री B.R. कुंडल, उनसे जानेंगे जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो चुनाव के बयार बही है वो कैसे रहेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मर्जी गवर्नमेंट हो, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के बगैर, चुने हुए नुमाइंदों के बगैर पब्लिक की डिमांड्स पूरी नहीं हो सकती। मुझे इत्फाक हुआ है बहुत लंबा अरसा, जब पिछली बार गवर्नर रूल रहा था तो मैं यहाँ का डिविजनल कमिश्नर था, तो हमने बहुत डेवलपमेंटल ओरिएंटेड वर्क्स लिए और ऐसे ऐसे काम भी लिए कि जो मैं उसमें अगर आपको मिसाल भी दे दूँ, आपको याद है, आप उसी इलाके के रहने वाले हैं, कि अरनिया के ऊपर एक पुल, बिल्कुल जी सर, बहुत समस्या थी। बिल्कुल सर, थी जो कि 1950 से लेके अब बिल्कुल तब तक चलता रहा। लेकिन हमने उस पुल को वहाँ पर कंप्लीट किया। जम्मू शहर के अंदर डेवलपमेंट की कमी होती थी, जो लोग हमेशा कहते थे। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला था। ये फ्लाईओवर हमने बनवाया, ये ब्रिजेज हमने बनवाए, ये बाहू प्लाजा कम्प्लेक्स हमने बनाया, डेवलपमेंट हुई। मैं पोगल परेस्थान और उधर किश्तवाड़ के हर इलाके में टूर करने गया, लोगों से मुलाकात भी हुई। लेकिन हमेशा मैंने ये देखा कि पब्लिक के दिल में एक कमी रहती थी कि काश हमारा कोई नुमाइंदा आज यहाँ पे होता, जिसको हम लोग पकड़ के आपके पास लेके आते और हमारी जो बाकी समस्याएं हैं वो यहाँ पर हमारी हल करवाते। क्योंकि डेमोक्रेसी में इन नुमाइंदों के बगैर भला नहीं हो सकता। ये एक मुसलमान बात है। गवर्नमेंट सर्वेंट जितना मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन जो पल्स सही मायनों में एक पॉलिटिशियन रीड कर सकता है ना अपने इलेक्टोरेट की, वो सिविल सर्वेंट नहीं कर सकता। उसकी ट्रेनिंग अलग है। B.R. कुंडल सर, आपने जम्मू कश्मीर में अलग अलग विभागों में कमान की, और मुझे जब आप डेवकॉम कश्मीर जम्मू के थे वो भी मैंने देखा। जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन था या गवर्नर रूल था, उसमें भी आपने कमान की, तब लोगों में काफ़ी ज़्यादा संतोष था, क्योंकि आप जनता की नब्ज़ जानते थे। और अभी जो इतिहास की में पन्नों को खंगाल कर आपने कहा, करने की एग्ज़ाम्पल दी, सही है। चूँकि एक तो यू आर द सन ऑफ द सॉइल, आपका बचपन गांव में बीता, यहीं रहे, तो हर चीज़ को आप जानते हैं। मगर अब B.R. कुंडल साहब जो यहाँ पर अभी तक चला, मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट हमारे बाहर के भी हैं, और जो हालात चली उससे आम लोगों में असंतोष है, और असंतोष गलत भी नहीं हो सकता। ये संताप झेला है। जब आपने कमान की, आपने लोकप्रिय सरकार में भी की, गवर्नर रूल में, राष्ट्रपति में, वो एक अच्छा माहौल इसलिए था, आपको जम्मू की जनता से दर्द था, वो अब कम हो गया। अब सर, आपको लगता है जिस तरीके के विधानसभा के चुनाव में सर इस समय कुछ स्थितियां बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का समझौता, बीजेपी ने भी लिस्ट निकाली थी, तो कहावत है कि सर मराते ही ओले पड़ गए, काफ़ी असंतोष निकला है। ये सारा जो पस मंज़र है, आपका असीम अनुभव क्या कहता है, दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे सर। मैं दो बातें जो आपने कही, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कह देता हूँ। पहला तो ये एक हिंदुस्तान में जो जब भी यहाँ इलेक्शन हुई, चाहे वो स्टेट असेंबलीज़ की हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की हैं, ये चर्निंग होता है। बहुत सारे लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, दूसरी पार्टी से पहली पार्टी में आते हैं, पुराने वर्कर वापस आते हैं, नए वर्कर कहीं और चले जाते हैं। ये एक चलता रहता है और ये हमेशा चला है, चाहे उसको कोई गलत कहे, चाहे उसको कोई सही कहे। कई तरह की इसके ऊपर बातें हुई कि साहब वो पैराशूट ड्रॉप हो जाता है, आप उनको सीट दे देते हो, जो उनके अपने जो पुराने वर्कर हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ये एक बात बड़ी मुसलमा है कि अगर आप इलेक्शंस देखें पिछली जो भी हुई हैं, तो ये गेम जहाँ पे चलती रही है और वो इस बार भी चली है और चलेगी। अभी सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ में भी ये चीज़ें होने वाली हैं। बहुत सारे लोग अभी भी जा रहे हैं और कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक तो वो बात है। दूसरा, मुझे बिल्कुल इस बात पे कोई वो नहीं है कि हमारी स्टेट का दर्जा घटाया बढ़ाया, हमारे वो 370 आर्टिकल ख़त्म हुआ, 35A ख़त्म हुआ, अच्छा है जो कुछ गवर्नमेंट ने किया। मैं एक चीज़ पे बहुत यकीन करता हूँ, मेरी बहुत लंबी गवर्नमेंट की सर्विस रही है और मैं इस बात पे
बहुत ही हमेशा इस पर फ़ख्र से कहता रहा हूँ और बड़े बड़े ज़ोर से कहता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो फ़ैसला लेती है वो गलत नहीं हो सकता। क्यों? कि उसमें पब्लिक के नुमाइंदे हैं जिनको पल्स पता है, लोगों की नब्ज़ जानते हैं, और वो लोगों के हित की बात करेंगे। कभी उनको हित के बगैर वो बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अगली इलेक्शन में फिर वापस आना है। ब्यूरोक्रेट कर सकता है, लेकिन पब्लिक का जो नुमाइंदा वो ये बात नहीं कर सकता। ये बात जो हुई ठीक है, जैसा भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ। मुझे सिर्फ एक चीज़ का छोटा सा गिला है जिसका भी आपने जिक्र किया कि जब जम्मू कश्मीर का एक बड़ा पुराना ऑल इंडिया सर्विसेज का काडर था, अपना काडर था, हमारे अपने अफसर थे, आपने उस काडर को ख़त्म करके एगमुट काडर में उसके अंदर उसको मदू कर दिया, उसके अंदर उसको अमलगमेट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब हमारे अफसर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, अरुणाचल वाला जम्मू कश्मीर में आ रहा है। हर रियासत की एक अपनी स्थिति है, एक भौगोलिक स्थिति है, एक लोगों की समस्याएं हैं। जो लोकल लोग यहाँ के थे वो इस एरिया को समझते थे, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते थे, लोगों की बातों के साथ उनका एक कंटेक्ट रहता था। सर्विसेज में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, और जिस पर लोगों में आज जो मेरे पास भी लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि साहब हम लोग जाते ज़रूर हैं, मिलते भी हैं लोग जो सीनियर अफसर हैं। पहले तो एक गिला रहता है लोगों का, मतलब मैं उसमें ओपन कह रहा हूँ, मतलब मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन लोग मुझे आके सुनाते हैं कि साहब हम लोग मिलने जाते हैं किसी सीनियर अफसर के साथ, हमारी मुलाकात नहीं होती। और जब मुलाकात नहीं होती, ये इनफैक्ट मैं आपको नाम नहीं लूँगा, मेरे पास 2 सीनियर लीडर्स, दोनों जो कि एक ज़माने में मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि हम लोग डिप्टी कमिश्नर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे, हमको नहीं मिली, टाइम लगा मिलने में, और जब मिली तब भी वो हमसे मुलाकात नहीं हो सकी, मुझे खाली हाथ जो आना पड़ा। एक मेरे दोस्त पुराने जो मिनिस्टर, उन्होंने मुझसे कहा वो कश्मीर से कि साहब मैं एसपी के साथ लेना चाहता था, कई बार उनके दफ्तर में गया, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तो एक गैप बन गया है बिटवीन पब्लिक और बिल्कुल सिविल सर्वेंट के बीच में, जो गलत है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो डिलीवरी करनी है गवर्नमेंट में, जो डिलीवरी सिस्टम हमारा जो है वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे है। अगर उसमें गैप हो गया तो फिर पब्लिक में सेटिस्फैक्शन नहीं आती। सर बड़ी सच्ची बातें दर्शकों तक पहुंच रही हैं। अब ऑनरेबल बी आर कुंडल साहब, इस समय चुनाव की प्रक्रिया चालू है, और जिस तरीके कुछ वादे, चुनावी वादे कहते हैं, वादे ही होते हैं, पर कुछ ऐसे वादे किए गए हो किसी भी तरीके गले के नीचे नहीं जाते हैं कि अगर एक पार्टी की सरकार आ जाती है तो 370 को वापस ले आएंगे, हम यहाँ कुछ ऐसा कर देंगे, और ये सरेआम पता लग रहा पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। क्या आपको लगता है सर ऐसे चुनावी वादे करके ऐसे राजनीतिक दल कुछ लाभ ले सकते हैं या इनको नुकसान होगा? हरवंश जी, मैं आजकल के इलेक्टोरेट जो है ना, आजकल के जो वोटर है ना, मैं उसको दाद देता हूँ। जितना वो समझदार है, जितना वो सियाना है, और जितना वो परखता है। और दूसरा, जो आजकल के आपके मीडिया में, आप लोगों ने जो मीडिया में जो हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते करते लोगों में जो जागृत लोगों आ गई, बिल्कुल जी, जो किया है, वो हर चीज़ को समझते हैं, परखते हैं कि कौन सा वायदा जो है वो पूरा होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला है। जितना मर्जी कर लीजिए इन चीज़ों के ऊपर, लोग जानते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है, उसके मुताबिक उसको वो वोट करेंगे। जो समझते हैं वो कि नहीं होने वाला है, वो कभी उसकी बात को नहीं मानेंगे। ये मेरी एक पक्की, मुझे आप कहना नहीं चाहिए, मुझे काफ़ी इत्फाक हुआ है इलेक्शंस करवाने का। मैंने रिटर्निंग अफसर के तौर पर इलेक्शंस करवाई है, लद्दाख में करवाई है, जम्मू में करवाई है, पार्लियामेंट की इलेक्शन करवाई है। तो हमने देखा है उस वक्त भी, मतलब हालांकि वो पुरानी चीज़ें थी, तब इतना ज़्यादा मीडिया का फैलाव नहीं था सर, बिल्कुल जी, कम था, लेकिन फिर भी ऐसे वायदे जो करके आते हैं ना, लोग समझते हैं कि ये पूरा होने वाला है या नहीं है। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है एक, हालांकि उस वक्त मेरे साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा वायदे ना पार्टी के ब्याह पर कर सकता था, ना अपने ब्याह पर कर सकता था। मुझे पता था कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहा हूं। काफ़ी वोट जनता ने सर आरएसपुरा साहब को दिए, लेकिन मैं ये जानता था कि अगर मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ तो मेरी बात कितनी सुनी जाएगी अगर मैं जीत भी गया, तो इसलिए कोई वायदा मत करो। लेकिन लोग समझते हैं कि साहब ये बातें, इसीलिए जो लोग मेरे साथ चले उन्होंने मुझे वोट दिया कि गलत वायदे उन्होंने नहीं किए, जो किया है मुझे पूरा करेंगे। बी आर कुंडल सर,
आतंकवाद तो 90 से चल रहा है लगातार, जो प्रॉक्सी वार चली इससे पहले भी पाकिस्तान ने के साथ में कितने सीधे युद्ध हमने झेले हैं। हालात जस की तस है, स्वरूप आतंकवाद का बदला है। फिर भी सर भारत सरकार की दरियादिली, एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि सितंबर तक आप चुनाव करवाएं, और इसके बाद सर जिस तरह एकाएक जम्मू डिवीज़न में आतंकवाद ने अपने पांव फैलाए, आज भी जम्मू डिवीज़न के 10 जो ज़िले हैं सर, पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवादी बैठे हैं। और हमारे डीजी साहब ने खुद कहा है कि जो सुरंगें बना के आए हैं, ये बात उनके पास सबूत हमारे डीजी स्वयं साहब ने कहा है। और इसके बावजूद भी इतनी दरियादिली है सर भारत सरकार की कि प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए आतंकवाद की ज्वाला के बीच चुनाव उन्होंने करवाया है। सचमुच अगर वो प्रशंसा के पात्र हैं तो क्या सर आतंकवाद और लोकप्रिय सरकार ये लगातार चलते रहेंगी, या सर एक वक्त आएगा कि आतंकवाद जड़ से समाप्त जम्मू कश्मीर में हो जाएगा? मैं बहुत आशावादी हूँ। 1996 में और 1994 में जब पार्लियामेंट की और असेंबली की इलेक्शन हुई, बहुत थिक मिलिटेंसी। जी बिल्कुल सर। या उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नर साहब ने और दिल्ली सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया कि हम इलेक्शन करवाएंगे। तो इलेक्शंस हो गए। और फॉर्चुनेटली जिस तरीके का इलेक्शन कमीशन का रोल है, जहाँ जिस तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस जान के इस बात को कि साहब कितना यहाँ पर ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उतनी वो सप्लाई करते हैं, उतनी वो पूरी की उन लोगों ने। सिक्योरिटी फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, सब कुछ पूरा किया। अब भी इस वक्त भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, ये कोई आसान बात नहीं थी कि जब आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि जम्मू डिवीज़न में जिसमें कि मिलिटेंसी बहुत हद तक अंडर कंट्रोल रही, बिल्कुल नहीं पटने दी, बिल्कुल नहीं उभरने दी। अब कुछ जगहों पे ये उभरी और किस्से हुए, और जम्मू के आसपास के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ये किस्से बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारे ये हुए, हादसे हुए, जो कि एक बहुत निंदनीय है और बहुत गलत हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारी इस पे पीछे हाथ किसी और का है, वो सबको पता है किसी और का हाथ है, वो करवाता है और वो करवाता रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो फ़ैसला आया गवर्नमेंट का, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत सराहनीय बात है कि उन्होंने इतना देखते हुए भी ये फ़ैसला लिया कि इलेक्शन करवाएंगे। और ये बहुत बढ़िया फ़ैसला है, और मेरी पूरी मतलब वो है कि ये इलेक्शन कामयाबी से गुजर जाएगा। सर आपने जो कमांड की एज ए ब्यूरोक्रेट, इसके बाद प्रजातंत्र के मंदिर में एज ए MLC गए, और इसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद समाज में आपका अपना रुतबा है, सामाजिक कार्यों से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं सर। आपके स्कूल से, कॉलेज से लेकर ले लूँ, ब्यूरोक्रेसी में ले लूँ, फिर एज ए फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी होकर फिर MLC बने, मिनिस्टर भी बने। और सर तब ये मादक द्रव्य नहीं थे, सिर्फ मिलिटेंसी अक्रॉस द बॉर्डर से आ रही थी। अब सर साथ में नारकोटिक भी आ गया है, और पंजाब की तरह चिट्टा हमारे जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरीके से जाल फैला चुका है। क्योंकि कार्यक्रम की समाप्ति की ओर ऑनरेबल सर हम जा रहे हैं, आपका असीम अनुभव इस तभी मीडिया के माध्यम से मैं बांटना चाहूँगा, किस तरीके से हम स्वयं अलग अलग सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, इस कम से कम चीज़ मादक द्रव्यों से, नारकोटिक से हम दूर रहें। बिल्कुल सही कहा, दोनों का रोल है इसमें। पुलिस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि वो आइडेंटिफाइड हैं जो कि इस पदार्थ को डील करते हैं, उनको भी पकड़ें। और पब्लिक में आप जैसे लोग जिस तरीके की अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, जो मैंने देखा बहुत सारे सोशल मीडिया और बहुत सारी सोशल सोसाइटीज़ में ये बात जो है वो लोग चलाते हैं, स्कूलों में ये बात चल रही है, कॉलेजेस में इसके ऊपर डिस्कशन हो रही हैं, इसके ऊपर बातें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका असर जो है वो होगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट असर होगा। और ये निंदनीय चीज़ है, कोई इसके ऊपर किसी की भी सहानुभूति नहीं हो सकती कि जो ड्रग्स और चिट्टा जो भी इसके नाम दिए वो हमारे बच्चों को लत लगे, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, जो कोई नहीं चाहेगा। आदरणीय सर, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दर्शकों को जो दी हैं, हर हमने क्षेत्र को छेड़ा है, और जो चीज़ें आपने बताई हैं वैसा ही होगा। और आखिर में नारकोटिक के बारे जो आपने कहा, प्रशासन, सामाजिक संगठन सब एकजुट होकर इससे दूर रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी,
आपसे सर लेते हैं इजाज़त, धन्यवाद कहते हुए, और दर्शकों आपसे भी लेते हैं इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने टाइम निकाला, हमसे बात की। ऑनर फॉर अस सर। फिर मुलाकात होगी निश्चित तौर और पर सर। निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है और बड़े अच्छे इश्यूज़ को लेके आप चलते हैं। मैं उसके लिए आपको मुबारक देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, बहुत थैंक्स बहुत फॉर योर धन्यवाद ब्लेसिंग सर, आपका। बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद।